ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि 2024 का आरंभ भी प्रोफेसर गुरुदेव प्रोफेसर के कॉन्फ्रेंस के साथ ही हुआ आईसीपीआर में, और इस वर्ष का समापन भी गुरुदेव के ही सन्निधि में हो रहा है। तो ऐसा अगले वर्ष भी अवसर मिलता है। और कल मैं यूट्यूब देख रहा था तो अभी हमारे मुख्य अतिथि जुड़ने वाले हैं श्री अखिलेश मिश्र जी, जो आयरलैंड में भारत के राजदूत हैं। उन्होंने सर के लिए बहुत अच्छा लिखा कि मैं प्रोफेसर शुक्ल जी का बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण मुझे इंद्र विजय जैसा ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला। फेसबुक पर उन्होंने टिप्पणी की, तो वो केवल उनकी टिप्पणी नहीं, हम सब की है, क्योंकि इसी बहाने कुछ कुछ जो रूटीन है, जो दिनचर्या का अध्ययन अध्यापन, उससे बाहर जाकर के पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। अभी एक बहुत शेर फेमस हुआ मनमोहन जी से संबंधित कि माना कि तेरे के काबिल नहीं हूँ, मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो जब हम पंडित मधुसूदन ओझा जी को देखते हैं तो यही लगता है कि मैं तेरे गीत के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, जो मेरा विषय है आर्यों के आधार पर भारत के इतिहास का कथन, विशेष रूप से इंद्र विजय ग्रंथ, लंबी चर्चा इस पर हुई। श्री अरविंद तिवारी जी ने जो मुझे कहना था वो सब कह दिया, फिर बाद में दस्यु वाली बात दुबे सर ने कह दिया। तो जितनी बातें थी वो सब कही जा चुकी है, लेकिन विद्यार्थी जीवन से मुझे एक ही समस्या रही जब संस्कृत में पढ़ने आया कि उत्तर पक्ष की बात होती है लेकिन पूर्व पक्ष की बात नहीं होती। अगर किसी को पूर्व पक्ष समझा दिया जाए, वो व्याकरण हो, न्याय हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, तो उत्तर पक्ष अपने आप समझ में आ जाता है। क्योंकि हमारे आचार्य परंपरा में ये माना जाता है कि पूर्व पक्ष लोगों को ज्ञात ही होगा। जैसे हम योग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने ये मान लिया कि चित्त शब्द सबको ज्ञात है, इसलिए चित्त की व्याख्या नहीं की। बाद में व्यास ने भी उस चित्त शब्द को भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया। जब आगे जाते हैं तब वो चित्त शब्द है। तो जो विषय है वो है कि जो आर्य और दास, इन दो शब्द के आधार पर भारत के इतिहास की हम कैसे स्थापना करें। तो इस विषय को मैं दो तरीके से देखता हूँ। पहला तो मेरा स्वरूप इसमें ये है कि जब हम कहते हैं अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और कल मैं प्रोफेसर गुरुदेव शुक्ल सर का एक व्याख्यान भी इसी पर सुन रहा था, शंकर शिक्षायतन में ही आपने दिया था। और जो बात शायद मैं कहना चाह रहा हूँ गुरुदेव ने भी कही कि दो तरह से हम अपनी बाउंड्रीज रखते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एक कल्चरल बाउंड्री। एक राजनीतिक भौगोलिक स्थिति है और दूसरी सांस्कृतिक है। और राजनीतिक भौगोलिक स्थिति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। आज से 100 साल बाद क्या होगा, भारत की स्थिति, हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, कुछ स्पष्ट नहीं जा रहा। फिर जब व्यक्ति जिस समय में होता है उस काल के अनुसार देश की व्याख्या करने का प्रयास करता है। कल हमने देखा सिंघल द्वीप श्रीलंका पे बहुत अच्छा एक पत्र था जिसमें ये स्थापित कर दिया गया पंडित मधुसूदन ओझा जी के आलोक में कि वास्तव में वर्तमान श्रीलंका वो श्रीलंका नहीं जिसकी हम चर्चा करते हैं। अब इसके मत मतांतर है। मैं इसमें ये मानता हूं जब हम 4 युग की बात करते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष की बात करते हैं, तो क्या सारी चीजें एज इट इज हुई थी? जैसे एक बार मैं उत्तराखंड में गया तो यहाँ वहां पर एक श्वान की, एक कुत्ते की मूर्ति थी। बोले ये वही कुत्ता है जो अर्जुन के साथ गया था, और बाद में वही फिर स्वर्ग की तरफ भी गया था के साथ। तो मुझे देख करके संतोष भी हुआ कि चलो इतनी दुर्लभ चीज देख ली, और एक हंसी भी आई कि ऐसी ऐसी कल्पनाएं भी हम करते हैं कि लोक श्रुति पर ही है हमारे यहाँ चीजें मानी जाती। तो जो पूर्व पक्ष है कि आखिर ये चर्चा आती कहाँ से है कि आर्य बाहर से आए। तो देखिए जब हम भारत के इतिहास को देखें, आप सबने दो नाम सुने होंगे, दुर्गा थापर जी का है जो जेएनयू में प्राचीन भारत की इतिहास की प्रोफेसर रही, और रामशरण शर्मा जी की। जितनी भी एनसीईआरटी किताबें लिखी गई उसमें इस थ्योरी को धीरे 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 स्टैब्लिश कर दिया। आज पूरी जद्दोजहद 19 में मेरे ख्याल से हरियाणा के राखी खेत में एक कोई कंकाल, स्त्री का कंकाल मिला है, जिसकी डेटिंग और बहुत सारी उसकी जीनोम की स्टडी की है, उसकी जीन्स की, और उसके आधार पर फिर से यह विषय पुनर्जीवित हो। अब हम देखें तो पूरा जब यूरोपीय लोग भारत आ गए और भारत में आकर के धीरे धीरे अपना उन्होंने स्थापना कर ली, तो उसके बाद अब उनका ये हुआ कि उन्होंने ग्रंथों को पढ़ना, व्यक्ति का स्वभाव पढ़ना, श्रुति सुनना आरंभ किया, और उन्होंने देखा कि ये ज्ञान विज्ञान में अत्यधिक उन्नत था। तो उनको ये लगा, जो ये मान के आ रहे थे कि उनके यहाँ एक रेनेसा हो चुका है, एक औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, तो उससे ज्यादा समृद्ध लोग कैसे हो सकते हैं। तो धीरे 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 वहां से जो नई चर्चा आती जिसको हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक कहते हैं, इंडो
यूरोपियन फैमिली ट्री हम बनाते, तो वहां से ये माना गया कि साहब यूरोप की जो भाषाएं हैं उसका संस्कृत से बहुत ज्यादा मिलना जुलना है, फादर मदर ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। और ये स्थापित करने का प्रयास किया गया क्योंकि संस्कृत जो बोलते हैं वो आर्य हैं, उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग, और उन्होंने कहीं ना कहीं उनका संबंध यूरोप से रहा। अब आप सोशल मीडिया पे जाएं तो वहां पर एक बहुत वायरल वीडियो है जिसमें मेरे ख्याल से संघ के बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण जी, वो कहते हैं कि आर्यों का स्थानांतरण तो हुआ, अब दो दृष्टि है, मध्य एशिया और यूरोप आर्य भारत की तरफ आए जिसको आज हम भारत कह रहे हैं, एक ये है जो पाश्चात्य लोग है, एक जो हमारी अपनी सोच है, कुछ आचार्यों को कहते नहीं आर्यों का स्थानांतरण तो हुआ लेकिन वो भारत की यूरोप की तरफ गए जो एक समृद्ध ज्ञान की परंपरा है। लेकिन जब आप भूगोल में जाए तो वहां प्लेटोनिक थ्योरी होती है, तो देखिए पहले तो केवल इसमें नहीं, रामायण पर भी मैंने एक लेख पढ़ा, उससे भी मुझे बात बड़ी अच्छी कि सारी पूरी की पूरी धरती जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जलमग्न मतलब उसका प्लेट का विभाजन होने लगा, और अब हम देखते हैं कि हिमालय के पास पहले 33 सागर था, तो धीरे धीरे सब लोग दूर चले गए। अब इसका एग्जैक्ट हम समाधान नहीं दे सकते, लेकिन अभी आक्षेप शास्त्री कैसे हो, तो कहते हैं कि वैसे तो मैंने एक लंबी लिस्ट लेके आया था कि सारे जो पाश्चात्य विद्वान हैं उसमें सबसे पहली जो चर्चा आती है वो फिलिपो सतेसी की आती है, जिसने 1583 में गोवा में आया बिजनेस करने, और वो इटली का मूल था, उसने इटली भाषा और संस्कृत के शब्दों का तुलना किया, और वहां से पहली बार कह सकते हैं कि तुलनात्मक भाषा अध्ययन आरंभ हुआ। और बाद में हम सब जानते हैं कि विलियम जोन्स, जिसने जो भारत में कलकत्ता में जज भी रहे और बहुत सारे पदों में रहे, और उन्होंने एक तरह से ये सारे ग्रंथों को पढ़ने का अनुवाद करने की प्रक्रिया आरंभ की, और उन्होंने भारत के इतिहास को स्थापित करने का प्रयास किया अपनी बुद्धि के आधार पर, क्योंकि यूरोप का जितना इतिहास है उतना ही उन्होंने प्रयास किया। बाद में फिर मैक्स मुलर और फिर लॉर्ड मैकाले, इतने बहुत सारे विद्वान आए, और बाद में धीरे धीरे थ्योरी स्टैब्लिश। तो पूर्व पक्ष में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक किताब आई थी इंडिया 3000 ईयर एगो, जॉन विल्सन ने लिखी 1858, और पहली बार इसमें उन्होंने आर्य माइग्रेशन या आर्य इन्वेशन थ्योरी को स्टैब्लिश किया। अब देखिए जो समय है 1858 का, पंडित मधुसूदन ओझा जी का समय भी वही है, उसी समय ये स्टेब्लिश हुई, और कुछ ही सालों के बाद आचार्य प्रवर के सामने ये सिद्धांत आया कि इस तरह की चर्चा चल रही है, और उन्होंने उसका विधि विधान से खंडन किया, क्योंकि आचार्य प्रवर एक वैदिक विज्ञान के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे, तो उन्होंने सारी चीजों को लिया और 5 कारण इसमें दिए जिसको पूर्व पक्ष के रूप में रहते हैं, कहते वो हेतु नहीं हेतुभाव। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पाश्चात्य में बहुत प्रसिद्ध है, इंद्र का जो नाम पुरंदर कहा गया, और उस आधार बना करके ग्रंथ लिखा है, क्योंकि इंद्र का काम था हर जगह विजय प्राप्त करना, और उन्होंने माना कि साहब वो लोग कहीं आते गए, धीरे धीरे विजय प्राप्त करते करते भारत जैसे। अब देखिए कभी हम आचार्य जी की दृष्टि देखें तो उन्होंने इस बात को इंगित करने के लिए अपने ग्रंथ का ही नाम रख दिया इंद्र विजय, और उन्होंने कहा जो इंद्र विजय वास्तव में यही समझने लायक है। अगर हम इस चीज को समझ जाए, जब मैक्स मुलर इत्यादि ने ऋग्वेद का अनुवाद किया और उन्होंने कुछ अंतः साक्ष्य, जिसको हम लिटरेरी एविडेंसेस कहते हैं, वो प्रकट करने का प्रयास किया, तो उनका खंडन इसका करना, बाकी तो श्रुतियां हैं, बहुत सारी बातें सुनी सुनाई है जो भारत जैसे देश में है या दूसरे देशों में पामीर इत्यादि लोग सुन रहे हैं, वो अवेस्ता और जस्तु इन सबका भी उल्लेख करते हैं। तो मूलतः मुझे ये कहना है कि हमें दोनों पक्ष को समझना चाहिए कि पूर्व पक्ष क्या है, कि कैसे ये थ्योरी किन किन विद्वानों ने स्थापित की, और फिर आचार्य प्रवर ने कैसे उसका विधि विधान से खंडन किया, क्योंकि वो पूर्व पक्ष कहकर किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जो समय था, जैसे मैंने कहा कि जॉन विल्सन का जो समय था जब ये थ्योरी स्टैब्लिश हुई, उसी समय हमारे पंडित ओझा जी उदीयमान आचार्य हो रहे थे, तो उन्होंने बिना उनका नाम लिए हुए सारी चीज का विधि विधान से खंडन किया। इस पर और लंबी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन जैसा गुरुदेव का आदेश है, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए पूर्व पक्ष कह के ही अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।